नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, यूँ लगता है कि 2024 अभी कल ही शुरू हुआ हो, लेकिन देखिए, धीरे-धीरे करते ये साल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस वक्त आप में से बहुत से दर्शक उत्सुक हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, पल्लवी जी से सीधा संपर्क कर रहे हैं कि भई साल 2025 वास्तु अनुसार किस तरह का होने वाला है। आपकी उत्सुकता को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से 2025 के वास्तु अनुसार उचित अनुचित पहलुओं पर बातचीत करेंगे। उनसे 2025 की प्रेडिक्शंस को जानेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, एक ऐसा समय जहां सभी उत्सुक हैं कि 2025 किस तरह का होने वाला है। क्या कहेंगे, ये साल अपने दामन में क्या कुछ समेटे हुए है? हमेशा साल बदलता है तो काफी बार एक नई उम्मीद होती है और मन में एक कश्मकश भी होती है कि जैसा हमारा पिछला साल गया, जिन लोगों का अच्छा गया हुआ है, उन्हें कई बार ये बात डेफिनेटली बॉदर करती है कि हो सकता है 2025 भी उतना ही बेटर जाए या इससे भी ज्यादा बेटर हो। हमेशा पॉजिटिव उम्मीद लोगों को होती है। जिन लोगों का साल बिल्कुल खराब गया है, उनको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि हो सकता है कि इस साल में बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन 2025 आने के साथ ही हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे और जो लोग ऑक्सीजन पे चलते हैं, जिनको 2024 में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, उन लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा जोर शोर से होती है कि 2025 में हम अपना नुकसान जो है उसको रिकवर कर लेंगे। अभी जो लोग इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे फैन फॉलोअर है, सोशल मीडिया माध्यम से, टीवी एशिया के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के ज्यादातर ईमेल में यही रिसीव करती हूँ कि पहले भी आप 2025 के बारे में बातचीत करना कब शुरू करोगे, क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि 2025 अलग अलग तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए 2025 में आमतौर पे साल के अनुसार लकी और अनलकी कलर्स कैसे हैं, 2025 के अनुसार कौन सी दिशाएं हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उसको किस तरह से वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार एक्टिवेट किया जाए, और 2025 के अनुसार ऐसी कौन सी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है या नुकसानदेह दिशा है जिसके अंदर छोटे छोटे प्रिकॉशन या वास्तु के टिप्स के माध्यम से आप अपने साल को बेटर बना सकते हो या आप अपने साल के नुकसान को रोक सकते हो। तो जब भी साल बदलता है, जो लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर है, कॉन्शियस है, काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो उस साल के चेंजेस जो होते हैं, वो दिसंबर महीने से लेकर जनवरी के अंदर जो 30 दिन का पीरियड होता है, दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक के बीच में हम हमेशा अपने क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो हमारे पेड क्लाइंट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनको सारा डिटेल ईमेल प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा तमाम लोगों को टीवी एशिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा है। तो 2025 के लिए सब लोग उत्सुक है और शायद ये पहला हमारा टीवी एशिया का शो है जिससे आज से हम 2025 का पूरा सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल पल्लवी जी। दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। 2025 में कौन-सी राह को पकड़ें, जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकती है। ये साल आनंद में, मंगल में, स्वस्थ में कैसे रह सकता है, वास्तु किस तरह से मददगार हो सकता है, इन तमाम पहलुओं को एक सीरीज़ के नाते हम उनसे जानेंगे। तो पल्लवी जी, क्या गाइड करेंगे हमें 2025 के बारे में? 2025 अपने आप में बहुत यूनिक साल इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने 2024 का प्रिडिक्शन मेरा सुना हुआ हो, उन सबको शायद याद होगा कि मैंने 2-3 बार ये कहा था कि 2024 और 2025 अपने आप में ये 2 साल ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ताने-बाने बुने हुए हैं। 2025 जो है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बहुत ही यूनिक साल माना गया है, क्योंकि जहां पे भी किसी भी साल के अंदर नंबर 5 आता है, तो वो कंपैरेटिव टू ऑल अदर्स जितने भी दूसरे ईयर्स होते हैं उसके मुकाबले थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। सो 2025 में से अगर हम 20 को निकाल देते हैं और 25 के बारे में बात करते हैं, तो जहां पे भी बात नंबर 5 की होती है, नंबर 15 की होती है, नंबर 25 की होती है, वहां पे हमेशा एक बात बाकी सबके साल के मुकाबले डिफरेंट हो जाती है। 2025 में यूनिक बात यह है कि 2024 में मैंने कहा था कि मेजोरिटी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए अच्छा है।
2025 उससे थोड़ा सा विपरीत है। 2025 जो है वो 50% लोगों के लिए अच्छा नहीं है और 50% लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साल साबित हो सकता है। यानी कि यहाँ पे बात 50-50 की है। किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किन लोगों के लिए नुकसानदेह रहेगा, ये बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। बट ये 50-50 साल है। 24 और 25, 2024 और 2025 में आमतौर पे जो समांतर बात है वो ये है कि 2024 इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि की दिशा मानी जाती थी, और 2025 जो है इसमें फिर एक बार शनि रूल करेगा, यानी कि सैटर्न का कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और प्लेनेट का भी कंट्रोल रहेगा, जैसे कि मर्क्यूरी। आमतौर पे वास्तु में ये माना जाता है कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन है जो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत ही यूनिक है। जैसे कि हम हमेशा बातें करते हैं कि 2024 और 2025 के अंदर दिशाओं के अलावा यूनिवर्स के हिसाब से, कॉमन वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुछ दिशाओं को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, जिसमें सबसे अहम दिशा है नॉर्थ ईस्ट, सबसे अहम दिशा है ईस्ट। तो ये तमाम दिशाओं को आमतौर पे जब वास्तु शास्त्र के बारे में बात की जाती है तब हम मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष के सर की पोजीशन है। ईशान कॉर्नर के अंदर भगवान की स्थापना की जाती है, और जितनी भी वास्तु के हिसाब से वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हुए अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बात होती है, वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल वास्तु पुरुष के सर की पोजीशन की दिशाओं को माना जाता है। और इसीलिए वहां पे भगवान का मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे कॉस्मिक एनर्जी की एक वजह मानी जाती है कि यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी की सबसे बड़ा फोर्स और वहां पे एनर्जी फ्लो रहता है, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। दोनों को जो मिलाने वाली दिशा है जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है, और वो जो दिशा होती है वो आदमी को मनोमंथन के लिए, सोचने के लिए, ब्रेन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिसीजन पावर के लिए, वेल्थ एनर्जी के लिए, स्टडी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जितनी भी अहम दिशा कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से है, वो तमाम चीजें 2025 में अलग तरह से रोल करती है। किस तरह से उसका इफेक्ट है, किस तरह से उन दिशाओं में आप अपने घर के अंदर रखे हुए रख रखाव को जो इतने सालों से है उसमें तब्दीली ला सकते हो सिर्फ 2025 के अनुसार, ये तमाम चीज 2025 पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2025 का साल अपने आप में कैसा है। 2025 के अनुसार क्या सही बिजनेस है, जो नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको साल का अपने आप खुद ही बेनिफिट होगा सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से। और 2025 के लिए ऑस्पिशियस और यूनिक कलर्स क्या है, अगर हम ये तीन बातों को समझते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डायरेक्शन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी आपसे समझेंगे ये जो 50-50 का जो आपने उदाहरण दिया, तो कौन से 50% लोग हैं जिनके लिए साल बेहतरीन होने वाला है और कौन से ऐसे लोग जिन्हें सतर्क रहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जो फिफ्टी शुक्रिया। फिफ्टी का आपने उदाहरण दिया था, उसी बातचीत को मैं आगे लेकर के बढ़ना चाहूंगा। तो लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि भाई मैं कौन सी 50% वाली कैटेगरी में आता हूँ, क्या कहेंगे? सबसे पहले किसी भी साल के कैलकुलेशन को समझने के लिए नेचर का कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी होता है। जी। हम हमेशा ये मानते हैं कि वास्तु के हिसाब से एक बार घर में जो भी सजावट कर दी, घर का सिलेक्शन कर दिया, घर के लिए दिशाओं के हिसाब से जो हमने इंटीरियर या रखरखाव रख दिया, या आपने इसके हिसाब से बिजनेस सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि वास्तु कर दिया तो मतलब समझ लो कि लाइफ में गुड लक ही गुड लक है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरा घर हो या आपका घर हो, मेरा बिजनेस हो कि आपका बिजनेस हो, इस यूनिवर्स पे हमारा बिजनेस है, इस यूनिवर्स पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा घर है। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। यहाँ पे अगर ईश्वर भी पैदा होते हैं तो उनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव और चेंजेस आते हैं। हमने हमेशा मैथोलॉजी बुक के अंदर ये सुना हुआ कि विश्वकर्मा जी ने इंद्र के लिए इंद्रपुरी बनाई थी, कृष्ण भगवान के लिए द्वारिका बनाई थी। तो ये तमाम
जो बातें हम उनके सुनते हैं, हमने उनकी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो प्रकृति का सबसे पहला नियम है कि यहाँ पे जो भी चीज होती है उसके अंदर हमेशा परिवर्तन होता है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो इसका मतलब होता है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से भी कुछ ऐसे नियम है कि एक बार अगर आपने अपना घर और बिजनेस वास्तु के हिसाब से आपने बना दिया, तो बदलते हुए समय के अनुसार, हर साल के कैलकुलेशन के अनुसार, जिसको हम पीरियड चार्ट बोलते हैं, हर साल के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वहां पे अपने वास्तु को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने जब पहली बार वास्तु किया था, जिस साल में आपने वास्तु अप्लाई किया था, जिस साल में आप वास्तु कंसल्टेंट को मिले थे, उन्होंने आपको उस साल के हिसाब से सारे सजेशन दिए थे और उसके पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ में फील हुए, जिसकी वजह से आपका वास्तु में विश्वास बढ़ गया और आप वास्तु के हिसाब से अपने घर को बना के आप खुश हो गए। लेकिन उसके बाद बदलते हुए समय के अनुसार आपको वो रिजल्ट, आपको वो पॉजिटिव चेंजेस तब बने रहते हैं, तब कायम रहते हैं, जब उसके अनुसार जब साल बदलता है तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहते हो और आप बदलते हुए बदलाव को हमेशा अपने घर में छोटी छोटी टिप्स को भी अप्लाई करते रहते हो। और इसी बात को ध्यान में रखकर इतने टाइम से हम लगातार आपको आने वाले साल के बदलते हुए चेंजेस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो हम 2025 के बारे में बात करेंगे, उसमें नेचर का वास्तु मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे हमने देखा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सूर्य की जो पोजीशन घूमती है, जनवरी से लेकर जून महीने तक का जो सूरज की पोजीशन होती है, जब सूरज नॉर्थ पोल से जाता है, और उस वक्त जब आपने कंपास के बिना भी दिशा देखी है और जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको दिखते हैं उसको सही मानते हैं, क्योंकि 14 जनवरी से सूरज गोल घूम के जब अपनी धरी पे वापस आता है और जिस तरह से वो अर्थ प्लेनेट के साथ जुड़ता है, वहां से ये सारा कैलकुलेशन होता है। 1 ईयर का टाइम लगता है उसको घूम के अपनी जगह पे वापस आने के लिए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक जिस कंपास को बिना देखे, जिस घर के सामने ईस्ट को देखकर आपने दिशा के हिसाब से घर चूज किया था, वही चीज जब आप जून से दिसंबर के बाद देखते हो तो वहां पे आपको वेरिएशन आता है, वहां पे वो डिग्री बदल जाती है। आपको लगता है कि सूरज की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो रोल होते हैं सूरज की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, वास्तु के हिसाब से मैग्नेटिक कंपास से 24 घंटे आप दिशा देख सकते हो, सेम डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन जब आप सूरज से किसी चीज को चूज करते हो तो जनवरी से जून महीने का टाइम डिफरेंट होता है, क्योंकि सूरज नॉर्थ पोल से जाता है, और जून से लेकर दिसंबर तक जब सूरज साउथ पोल से जाता है तब वहां पे दिशाओं के अंदर आपके घर में बदलते हुए सूरज की रोशनी जो है वो बदल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सैन फ्रांसिस्को में कंसल्टिंग किया था, काफी बड़ी कंपनी के वो कंपनी सीईओ थे। वो मुझे अपने घर के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को पल्लवी घर के अंदर कुछ चेंजेस करने थे, और ये सवाल उन्होंने पूछा कि जब मैंने घर लिया था तो उस वक्त मुझे सूरज की पोजीशन डिफरेंट दिखती थी, वो सोच के मैंने घर ले लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बदल गया। तो आप कंसल्टेंट हो तो आप मुझे उसका जवाब दे सकते हो। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि आपने कौन से महीने में घर लिया था। उन्होंने कहा मैंने नवंबर महीने में घर लिया था। तो जो नवंबर महीने में जहां पे ईस्ट को देखकर उन्होंने 90 डिग्री ईस्ट के घर के दरवाजे को समझा, वो जनवरी को आने के बाद वो बदल गया और वो डिफरेंस उन्होंने फील किया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया, तो इसके बाद कौन सा इस सही है, जो दिसंबर में देखा गया था वो सही है कि जनवरी में देखा गया था वो सही है? तो मैंने कहा जनवरी में देखा गया था वो सही है। तो सूरज भी अपनी पोजीशन में एक साल घूम के आता है। 11 साल के बाद अर्थ का एक कैलकुलेशन चेंज होता है, जिसमें पृथ्वी घूम के सूरज के सामने उस डिग्री पे आती है, जी। जिसमें 11 साल लगते हैं, ये साइंस कहता है। और वास्तु ये कहता है कि कोई भी एक दिशा के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस जो आप देखते हो वो 9 इयर्स तक वो दोबारा नहीं आते हैं। तो इस साल जो दिशा आपको इनऑस्पिशियस या नेगेटिव डायरेक्शन के बाद जो वास्तु कंसल्टेंट से जानने को मिलती है, वो 9 इयर्स तक दोबारा नहीं आएंगी। यानी कि हर 9 इयर्स के अंदर सेम कैलकुलेशन आता है। 2025 के कैलकुलेशन को अगर आपको समझना है तो आप अपने जीवन में, आप अपने पास्ट के 9 इयर्स पीछे जाइए और देखिए कि 9 इयर्स से पहले आपके साथ उसी दिशा के घर में अगर सेम पोजीशन पे हो तो क्या क्या हुआ था। वही हिस्ट्री 2025 में रिपीट होने वाली है। तो कैलकुलेशन बदलते हैं, एक जैसी कोई चीज नहीं रहती है। और इसमें कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि आप एवरी ईयर घर बदल दो या आप एवरी ईयर दिशाओं को चेंज कर लो या आपके घर के डोर को तोड़ फोड़ दो या बदल दो, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि एवरी ईयर की छोटी सी वास्तु टिप्स को आपको अपने घर में मेंटेन करना है। जैसे आप शादी करते हो और अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करते हो तो वहां पे भी दरार आ जाती है।
बिल्डिंग खरीदते हो और अगर उसको मेंटेन नहीं करते हो तो 10-11 साल में उसमें क्रैक आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, आपको वहां पे भी मेंटेन करना पड़ता है। तो दुनिया में हर चीज को लॉन्ग टर्म रखने के लिए मेंटेन करना पड़ता है। और वही चीज वास्तुशास्त्र में है कि 2025 के वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को समझ के, पॉजिटिव टिप्स को समझ के आपको अपने घर में अप्लाई करना है, ताकि सिर्फ ये साल का वास्तु आपके लिए बहुत ही पावरफुल और फायदेमंद रहे। और 2025 के नेगेटिव प्रिकॉशन को, वास्तु टिप्स को अप्लाई करके आप अपने नुकसान से अपने घर को और अपनी फैमिली को दूर रख सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो एवरी ईयर सेम दरवाजा, सेम डायरेक्शन, सेम पोजीशन के अंदर छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर कोई मेजर कंस्ट्रक्शन चेंजेस की बात नहीं चल रही है और घर बदलने की बात नहीं चल रही है। लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो लोगों ने 2025 के अनुसार कुछ घर को बदला है और घर के नए बदलने के साथ ही वो दिशा 2025 के अनुसार बिगड़ जाती है या उस दिशा को नेगेटिव इफेक्ट दी जाती है, तो वहां पे उनको किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए वो भी हम कहेंगे। तो यहाँ पे साल के साथ हम ये बात करेंगे कि करंट होम या करंट बिजनेस का वास्तु कैसा रहेगा 2025 के अनुसार। और अभी अभी अगर आपने घर बदला है, अभी अभी आपने बिजनेस बदला है, तो नए बदलते हुए बदलाव के साथ 2025 के इफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर किस तरह से रहेंगे। जी, पल्लवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और खास इस बात में मेरा रुझान बढ़ा कि जैसे आपने कहा कि भाई ये साइकिल होती है और किस तरह से ये साइकिल आपको 9 साल पीछे जो आपके साथ हुआ उस तरह से एक तरीके से ये रिपीट हो सकता है और उसको लेकर के आपको वास्तु के अभाव प्रभाव को समझना होगा। अब जी। इसमें एक बात ये पल्लवी जी कि जिनके साथ 9 साल पहले सकारात्मक चीजें हुई वो तो उत्साहित होंगे कि भाई एक बार फिर से हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जिनके साथ सकारात्मक नहीं विपरीत परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी रही, फिर वो चाहे व्यापार को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, रिलेशनशिप के लेकर के हो, वो लोगों को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो यहाँ एक बार फिर से 9 साल के बाद वो पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है, तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? 2025 वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली साल नहीं है। अगर आपके बहुत टाइम से हेल्थ इश्यू चलते हैं तो 2025 में आपको उसमें कोई ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखाई दे सकते। अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो या बहुत ही ज्यादा आपकी सिचुएशन वीक है, तो उस कंडीशन में आपको 2025 की हेल्थ की वास्तु टिप्स को बहुत ही सीरियसली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साल खुद अपने आप में इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। 2025 उन लोगों के लिए भी फायदेमंद नहीं है जिन्होंने अभी अभी नए बिजनेस की शुरुआत की है या 2024 में शुरुआत की है। तो नए बिजनेस के अंदर जो लोग आए हैं उनको भी 2025 जो है वो बहुत ही ज्यादा सतर्क होके, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होके, पूरा अपना कंसंट्रेशन और फोकस ध्यान में रखकर उस साल को शांति से पास कर, मतलब शांति से उसके साथ जाना पड़ेगा। ज्यादा उम्मीद रखने के बजाय ज्यादा सतर्क रहने से साल नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही अलर्ट रहने वाला साल है। 2025 में कुछ चैलेंज इसलिए हैं कि 2024 खुद अपने आप में शनि का साल था और 2025 में उसी सैटर्न की इफेक्ट यहां से नहीं जाती है, वहां पे रहती है। पहले 100% 2024 में शनि की असर थी। 2025 में जो साल है उसमें कुछ दिशाओं के साथ साथ कुछ हद तक शनि का प्रभाव है। तो साल जो है वो बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर लाइफ वाला कह सकते हो आप। इतना स्मूथ साल नहीं है, आराम से चीजें बनेगी ऐसा नहीं है। 50% जिन लोगों के लिए अच्छा है उन लोगों के साथ ये हो सकता है कि 2025 उन तमाम लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के घर का दरवाजा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का नहीं हो, जिन लोगों के घर का दरवाजा नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का नहीं हो, और जिन लोगों के घर का दरवाजा या बिजनेस का लोकेशन या बिजनेस का एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का नहीं हो। उसके अलावा तमाम लोगों के लिए 2025 जो है वो 50-50 वाला पॉजिटिव साबित होगा। तो हमेशा हर चीज के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। 2025 में तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपके साथ 2-3 महीने तक शेयर कर सकती हूँ, इतनी सारी टिप्स है। अभी मैं 2025 के लिए समांतर स्तर पे बात करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑल ओवर यूनिवर्स के हिसाब से 2024 और 25 में कुछ समांतर चीजें ये है कि अगर जिन लोगों का 2024 नुकसानदेह है या बिजनेस में उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनको 2025 में अपने बिजनेस की बागडोर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखना पड़ेगा
और ज्यादा अलर्ट और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने 2025 के अंदर अभी अभी नए बिजनेस की शुरुआत की है, उनको बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उनके लिए साल जो है वो आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होके अगर आप इस साल के अंदर ये साल को निकाल देते हो तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि हम हमेशा 10 साल का कैलकुलेशन ध्यान में रखकर काम करते हैं। हम जब किसी के पास कंसल्टिंग करते हैं और जो जब वो हमें बुलाते हैं तो बहुत तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले होते हैं, नए नए शुरुआत करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो कहाँ वहां पे जाते नहीं, साइलेंट पार्टनर कैटेगरी में आप उनको बोल सकते हो, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट है और वो कई बार अनफॉर्चुनेटली गलत दिशा में होता है, तो ब्लेम पार्टनर के ऊपर आ सकता है। तो तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो हम कुछ कैलकुलेशन को रखते हैं साथ में और कहते हैं कि भैया 2025 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम भी आता है तो चिंता नहीं करना, उसकी गलती नहीं है, पार्टनर की प्रॉब्लम्स ही है, 2026 में वो चीजें पलट जाएगी। तो हम थोड़ा आगे पीछे का कैलकुलेशन रखते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो साल में हम वो उनसे मिले हैं उस साल के वास्तु को उनके घर में प्रॉपर वास्तु टिप्स को अप्लाई किया जाए, हर कॉर्नर को प्रॉपर तरह से एनर्जाइज किया जाए। कस्टम होम का प्रोजेक्ट हो, कस्टम बिजनेस का प्रोजेक्ट हो या सेमी कस्टम हो जहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें शुरुआत करनी होती है और 2025 में वो ऐसे लॉट में शुरुआत करते हैं जो दिशा कई बार उस वक्त छीनी होती है, लेकिन आमतौर पे क्लाइंट के लिए वो लकी दिशा है। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रॉपर्टी का सिलेक्शन हमेशा सिर्फ उस दिशा का होता है जो वहां पे रहने वाले लोगों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पति पत्नी दो लोग हैं तो कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, कॉम्बिनेशन के हिसाब से सही दिशा हो। लेकिन साल का वास्तु इसलिए उपयोगी होता है कि कई बार उनकी लकी दिशा, लाइफ टाइम उनकी दिशा लकी जो होती है, तो कई बार उस साल में नेगेटिव हो सकती है और तभी आपको प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये बात कंसल्टेंट को क्लाइंट के साथ काम करने से पहले इसलिए बतानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब आप उनके साथ जुड़े और उसी साल सारे चैलेंजेस आने वाले हो तो कई बार उससे गलत इंप्रेशन हो सकती है कि भैया हमने तो वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और हमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम्स वास्तु कंसल्टेंट के आने से नहीं है, प्रॉब्लम 2025 के आने से है। तो कई बार साल का वास्तु समझना बहुत जरूरी होता है और जब कभी आप वास्तु शास्त्र के नियमों को अप्लाई करते हो और एक बार अपना घर बना देते हो, उसी घर में अगर आप छोटी छोटी पॉजिटिव टिप्स को अप्लाई करते हो तो उस घर में आपने जो 2024 में बेनिफिट लिए थे 2025 में और बढ़ जाएंगे, 2026 में और बढ़ जाएंगे। कॉन्स्टेंटली आप उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हो, कॉन्स्टेंटली आप उसके अंदर वर्टिकल लाभ उसका उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए एवरी ईयर का वास्तु भी जानना जरूरी होता है। जहां से आपके कंसल्टेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है, वहां से आपके घर का वास्तु वहीं पे ठहर जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ टिप ऑफ द वीक आपसे जानेंगे और फिर इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, कार्यक्रम के तीसरे सेगमेंट में हैं और इस सेगमेंट में प्रथानुसार आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावाड़ा जी से टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? 2025 में ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आमतौर पे वास्तु के हिसाब से हम घर के अंदर वाटरफॉल अप्लाई करते हैं। बहुत पॉपुलर टिप्स है, हर कोई कहता रहता है वाटरफॉल रखिए, वाटरफॉल रखिए। कई बार लोग वाटर फाउंटेन रखते हैं। 2025 के वास्तु की सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि घर के अंदर हो सके उतने वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड कीजिए। एक्वेरियम हो सकता है, फिश पॉन्ड हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, वाटर फाउंटेन हो सकता है। अगर आप उसको निकाल नहीं सकते हो तो आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, आप उसका यूज ना कीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए उसको, और जब साल बदल जाएगा तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिश पॉन्ड और एक्वेरियम है तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कौन सी दिशा में रखना चाहिए। 2025 के वास्तु के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन और वाटर एलिमेंट के रखरखाव को अवॉइड करने से
फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो बहुत ही कम आपको भुगतने पड़ेंगे। ज्यादातर फाइनेंशियल लॉस उन लोगों को होंगे जिनके घर में बहुत ही ज्यादा वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन है। 2025 का जो साल है वो हेल्थ और वेल्थ के लिए इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए साल नुकसानदेह नहीं रहेगा। पल्लवी जी, बहुत ही अच्छा टिप ऑफ द वीक, और इससे 2025 की तैयारी में कुछ लोग जुट गए होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण 2025 के लिए, डायरेक्शन, कलर्स और बिजनेस, इन तीनों को एक सीरीज के नाते आपसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड को अब हम यहीं संपन्न करना चाहेंगे और खास दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम अगले एपिसोड में पल्लवी जी से कलर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, यानी कलर 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत होगी। समझेंगे कि 2025 में कौन कौन से रंग ऐसे हैं जो हमारे जीवन में तब्दीलियां ला सकते हैं, जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और कौन से ऐसे रंग जिनसे हमें सतर्क, सावधान या हो सके तो उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए, उस पर बातचीत होगी। अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से पल्लवी जी आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।